नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। 4 के चक्रव्यूह में आज की 4 बड़ी खबरों सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे। जहां पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलिया में द वर्ल्ड लीडर का भव्य स्वागत किया गया। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे और वहां पर समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन विस्तार से। दूसरी खबर में बात करेंगे मनीष सिसोदिया की, जहां उनके साथ बदसलूकी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो दरअसल ट्वीट किया है और सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर सीधा निशाना इस ट्वीट के जरिए साधा गया है। तीसरी खबर में बात करेंगे भू माफियाओं पर पुलिस की मेहरबानी की, जहां खबर मेरठ से है कि आपको क्या है पूरा मामला, ये किस तरीके से आरोप लग रहे हैं इस वक्त, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन साथ ही चौथी खबर है अमरोहा की, जहां पर धर्मांतरण रोड के जाल की बात करेंगे। तो इन चारों खबरों पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही इसके अलावा और अन्य खबरों से भी आपको कराएंगे रूबरू। तो इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 टॉप किया है। बरेली की स्मृति मिश्रा की चौथी रैंक आई है। आपको बता दें कि स्मृति मिश्रा सीओ राजकुमार मिश्रा की बेटी है। जो स्मृति मिश्रा के आईएएस बनने पर परिवार में खुशी की लहर है। वहीं स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा बरेली में सीओ के पद पर तैनात हैं। तो यूपीएससी का ये रिजल्ट अब सामने आ चुका है, जिसमें शुरुआत की 4 रैंक पर लड़कियों ने बाजी मारी है। स्मृति मिश्रा जिन्होंने चौथी रैंक हासिल की है, उनके पिता बरेली में सीओ के पद पर तैनात हैं। तो यूपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 टॉप किया है। ये बड़ी खबर। तो वहीं स्मृति मिश्रा की चौथी रैंक आई है। बरेली की है स्मृति मिश्रा और उनके पिता सीओ राजकुमार मिश्रा बरेली में ही तैनात हैं। और स्मृति मिश्रा के आईएएस बनने पर परिवार में भी खुशी की लहर है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, स्मृति मिश्रा की चौथी रैंक आई है और इससे परिवार में भी खुशी का माहौल है। अभिषेक जी, आपको बता दें देश में चौथी रैंक आई है स्मृति मिश्रा की। आपको बता दें सीओ सेकंड है बरेली में। राजकुमार मिश्रा उनकी बेटी है, जो कि आईएएस एग्जाम में देश में चौथी रैंक प्राप्त की है। साथ ही बता दें ये खुशी का ठिकाना नहीं, घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें देश में चौथी रैंक आना बहुत बड़ी बात होती है। वही उन्होंने सीओ सेकंड राजकुमार मिश्रा से बात करने पर उन्होंने बताया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार में बेटी हवाई अफसर बनने के लिए जा रही, इसको खुशी और इससे गर्व की बात मेरे लिए और क्या होगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। वहीं सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी ने भारतीयों को आज संबोधित भी किया। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज मेरे दोस्त हैं, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री ने वहां 20,000 से ज्यादा भारतीयों को आज संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध पुराना है, अब फिल्में हमें जोड़ रही हैं। विकसित भारत हर भारतीय का सपना है। भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति प्रेम है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कही, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, भारतीयों को संबोधित करते हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है
इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था। और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज आईएमएफ भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां पर मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की का एक मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस वीडियो को भी ट्वीट किया है। दरअसल सिसोदिया का गला पकड़कर खींचते ले जा रही है पुलिस और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। पुलिस पर सिसोदिया से बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या पुलिस को ऊपर से ऐसा करने के कहा गया है। वहीं मंत्री आतिशी ने भी दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं, उन पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। तो ये वीडियो भी ट्वीट किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और साथ ही केंद्र सरकार पर सीधा निशाना अब इस वीडियो के जरिए साधा जा रहा है। आतिशी का कहना है कि उन पुलिसकर्मी को तुरंत ही सस्पेंड करना चाहिए। तो मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल भड़कती हुई नजर आ रही है। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है, भगवान शिव के प्राचीन और पौराणिक मंदिरों तक बेहतर मार्ग होंगे। तो वहीं 2000 की नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि नोट बदलने का फैसला सरकार का, आरबीआई का है। उत्तर प्रदेश सरकार नॉर्थ कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से काशी, मथुरा, अयोध्या जैसी जगहों पर पहले कॉरिडोर हुए हैं, अब नाथ संप्रदाय का जो कॉरिडोर ये बनने जा रहा है, इसमें क्या है?
देखिए, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना, उसको संरक्षित करना, उसको संवर्धित करना, ये सरकार का प्रयास है। अपनी विरासत को सुरक्षित करना ये हमारा दायित्व है। इसी के तहत बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी उसका उल्लेख है, वो नाथ नगरी है, भगवान शिव की नगरी कही जाती है। और बरेली के सभी कोनों पे 7 मंदिर भगवान शिव के प्राचीन काल से स्थापित हैं, जिनकी बहुत श्रद्धा आस्था वहाँ की जनता और आसपास के इलाके के लोग, अन्य देश से विभिन्न हिस्सों के लोग दर्शनार्थ आते हैं। बरेली विकास प्राधिकर्ता उसको निर्देशित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उसका अनुमोदन हो गया है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको पूरा कॉरिडोर से जोड़ेंगे, अच्छा सा मार्ग देंगे और 7 मंदिरों में सारी पर्यटक सुविधाएं देते हुए उसको विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया और काम शुरू होने जा रहा है। अयोध्या में क्रूज चलने जा रहा है और पर्यटन के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए भी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग देने जा रहा है। क्या है ये पूरी योजना? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में चाहे मैं टूर ऑपरेटर्स हों, अन्य जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए जो लोग बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनको हम 1 लाख रुपए से पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव नोएडा की घटना पर कह रहे हैं कि तमंचा कल्चर चल रहा है और आज चूंकि 2000 रुपए के नोट को बदलने का काम भी शुरू हो रहा है आज से, तो इस पर राम गोपाल यादव भी कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान है एक तरीके का। देखिए, नोट बदलने का कोई नोटबंदी से नहीं जोड़ा जा सकता। छपाई काफी समय पहले से 2000 के नोट की बंद कर दी गई थी। अवैध रूप से एक तरह से भंडारण उसका कर लिया गया है, तो ये बाहर आए, वो प्रचलन से बाहर करने का तरीका है। आरबीआई का निर्णय है, उसका मैं समझता हूँ कि न तो भारत सरकार का कोई निर्णय है और न इस तरह के निर्णय से कोई जनता को परेशानी होने वाली है। 2 सीटों के लिए एमएलसी की 2 सीटों के लिए मतदान भी होना है, जिसकी डेट्स आ गई हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुमत न होने के बावजूद 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब किसी की जिद है कि परेशान करना है, किसी की जिद है कि हमें तो हार नहीं है। अगर कोई आ जाए कि हमारे 10 लोग हमें तो पिटेंगे, तब भी यही काम करेंगे। बेशर्मी का ही कोई काम शुरू कर दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। हारेंगे पूरी तरह। 29 तारीख को मतदान होगा, परिणाम आपके सामने। सपा के एक प्रत्याशी एससी कैटेगरी से है और दूसरे राजभर कैटेगरी से, तो कहीं न कहीं कोशिश की है उन्होंने जातीय समीकरण बैठाने। आप जो चर्चा कर रहे हैं यही तो उनका प्रयास है, और उसके पीछे और क्या कारण हो सकता है। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार नाथ कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसमें भगवान शिव के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनको बेहतर मार्ग के जरिए जोड़ा जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की आस्था उसमें है। और जहां तक बेहतर पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से, जानते हुए भी कि बहुमत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं चर्चा में बने रहने के लिए इस तरीके से विधान परिषद के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। कैमरामैन निखिल के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। यूपी सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब हम आगामी लोकसभा चुनाव में भी 80 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मिशन 24 के लिए लग गई है। मिशन 2024 में 80 में से 80 संपूर्ण कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी तय कर ली गई है। हमारे साथ बात करने के मौजूद है नरेंद्र कश्यप जी, राज्य मंत्री सदन प्रभार है। नरेंद्र जी, पूरी तैयारी है एक बार फिर से आप लोग की 80 में 80 से कमल खिलाने की? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महामंत्री संगठन सेनापाल धर्मपाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से निर्देशित किया है कि जिस प्रकार से निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने के बाद 17 में से 17 निगमों में जीतने में सफलता हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसी प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 में भी 80 में से 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर सभी कार्यकर्ताओं को मैदान में डटना है। इसीलिए लगभग 1 महीने का लगातार महाअभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू होने वाला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और तमाम बड़े नेताओं का उद्बोधन रैलियों के माध्यम से मिलेगा।
प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। 80 लोकसभा सीटों पे 80 रैलियां आप लोग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया, सब लोग आ रहे हैं, तो लगातार उसकी भी तैयारी। क्षेत्रीय हमने देखा था 24/7 आप लोग चुनाव मोड में रहते हैं। निकाय खत्म हुआ, क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिला मंडल की बैठक हुई, अब आप लोगों ने रूपरेखा तैयार कर ली है। शीर्ष नेतृत्व का इंतजार है, फिर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर 80 रैलियां, एक बड़ी जनसभा होती है। चुनाव अभी माना जा रहा है 6-7 महीने पर, कहीं ना कहीं बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव मोड में आ चुकी है, इसका मतलब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्षों में जो देश के लिए किया, विकास से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक, विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने के इस बड़े उत्कृष्ट कार्य को मोदी सरकार की उपलब्धियों पे जनता जनार्दन के बीच में एक अपना विषय रखते हुए जनता का समर्थन हासिल करने के लिए हम लोग मैदान में डट रहे हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं यहाँ पे यूपी में तमंचा की सरकार है, तमंचे से बातचीत होती है, विकास की बात होती नहीं कहीं पे। श्री अखिलेश यादव जी को यदि वो आज की योगी जी की सरकार पे भी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि तमंचा वाली सरकार है, तो मेरे ख्याल से उन्हें अपनी सरकार का वो दौर याद आ रहा है, लेकिन अब इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सवाल क्योंकि आज से नोट वापसी होगी, गुलाबी नोटों की वापसी हो रही है, इस पे भी रामगोपाल वर्मा जी ने कह दिया है कि ये तुगलकी फरमान है, तबकि नोट क्योंकि चलन में पहले से नहीं थे, इसको लेके वापसी का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय पे सवाल उठाया। करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी देश और प्रदेश की सरकार ने अख्तियार की थी। निश्चित उस पॉलिसी का अनुपालन देश में हुआ, नोटबंदी के माध्यम से भी हुआ, और इस समय जो 2000 के नोट की बंदिश या उनको बदलने की एक प्रक्रिया हमारे केंद्र की तरफ से शुरू हुई है, वो किसी भी अवस्था में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। इस पर भी कोई अगर विपक्षी राजनीति करने की कोशिश करता है तो जनता बड़ी समझदार है, सब जानते हैं जो इस पे सवाल उठाएगा या उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला उनका नजर आ जाएगा जनता के सामने। धन्यवाद। ये तो कश्यप जी बताया था कि जनता सब जानती है और विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, मुद्दे विहीन विपक्ष आरोप लगाती है। हम जनता के साथ थे, जनता के मुद्दों के साथ ही एक बार फिर से लोकसभा में जाएंगे, 80 में से 80 संपूर्ण कमर खिलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑफ इंडिया, लखनऊ। वहीं यूपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 टॉप किया है। टॉप 4 में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियां और ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। आपको बता दें कि इशिता किशोर बरेली की स्मृति मिश्रा की 4थी रैंक आई है। सीओ राजकुमार मिश्रा की बेटी है स्मृति मिश्रा। स्मृति मिश्रा के आईएएस बनने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। तो वहीं स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा बरेली में ही सीओ पद पर तैनात हैं। आपको बता दें कि इशिता किशोर जिन्होंने टॉप किया है वो ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ललित पंडित जुड़ गए फोनलाइन पर। ललित, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? ललित, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारी आवाज अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्मृति मिश्रा के पिता राजकुमार मिश्रा जो कि बरेली में सीओ पद पर तैनात है, तो उनकी बेटी भी 4th रैंक हासिल की है। यूपीएससी सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है, जिसमें टॉप 4 पर लड़कियों ने बाजी मारी है। इशिता किशोर ने यूपीएससी 2022 टॉप किया है और इशिता किशोर ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। टॉप 4 में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियां, तो ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है इशिता किशोर जिन्होंने टॉप किया है। तो वहीं बरेली की स्मृति मिश्रा की 4थी रैंक आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इशिता किशोर ने टॉप किया है यूपीएससी सिविल सेवा। और टॉप के साथ आपको बता दें कि इशिता किशोर ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। अधिक जानकारी के साथ ललित हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता हमारे। ललित, क्या कुछ ताजा अपडेट? इशिता किशोर जिन्होंने टॉप किया है यूपीएससी में, वो ग्रेटर नोएडा की ही रहने वाली हैं, परिवार में खुशी का माहौल। ललित जी बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया। और वहीं लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृहकर के दायरे को हम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।
हमारे साथ हैं लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। सर, जिस तरीके से लगातार नगर निगम कोशिश कर रहा है चीजों को बेहतर करने की, क्योंकि लखनऊ स्मार्ट सिटी में भी है, नालों की सफाई को लेकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से मौसम आ रहा है और चूंकि अब नई कार्यकारिणी भी गठित होने के प्रक्रिया चल रही है, तो किस तरीके से इनको किया जा रहा है? नालों में हमारे जो 83 नाले हैं वो मेजर ड्रेन्स है, बड़े ड्रेन्स हैं जो शहर का पानी बाहर लेके जाते हैं लखनऊ से। जैसे उसमें किला मोहम्मदी ड्रेन है और हैदर कनाल है, जहाँ गोमती के आसपास जितने हमारे पंप लगे हैं उसमें पंपिंग हाउस से हम लोग नालों को पानी गोमती में डालते हैं और शहर से बाहर होता है। इनकी जो रख रखाव है ये हमारा वर्कशॉप आरआर डिपार्टमेंट करता है, उसके द्वारा इसकी सफाई कराई जा रही है जैसे हर साल होती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग के 490 से ऊपर नाले हैं वो हमारे सारे टेंडर हो गए, उस पर काम शुरू है। स्वास्थ्य विभाग की हमारी जो है 600-700 नालियाँ हैं, छोटे छोटे नाले 1 मीटर से नीचे, उस पर भी काम चल रहा है। 2-3 चीज़ें हमने इस बार नया प्रयास किया है। एक तो हमारे जो पार्षद हैं उनके साथ जो उनके वार्ड के और लोग हैं मिलके एक सोशल ऑडिट की कंसेप्ट ला रहे हैं कि वो लोग इसको सर्टिफाई करेंगे किस तरह से हुआ है। और डिजिटल, जैसे लास्ट टाइम हमारा ड्रोन फोटोग्राफी हुई थी और डिजिटली हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं ताकि डिजिटल एविडेंस से हम चेक कर सकें किस तरह की सफाई हो रही है। और जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी की जा रही कि जो उसमें से निकल रहा है मलबा उसका कार्टरेज भी साथ साथ उठाएं। और सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि नालों की सफाई अच्छी हो सके। कुछ पुराने नाले हैं जो कभी नहीं साफ़ किए गए, उनको भी हमने टेकअप किया है, मशीन का प्रयोग बढ़ाया है और इसको हम लोग जो है जन सहभागिता के साथ बहुत ही 100% करेंगे। और नालों में एक और इशू है हमारा कि वो सिल्ट दोबारा आती रहती है, तो जो कवर्ड नाले हैं उसको करने के बाद दोबारा कवर करना और कवर्ड नाले बढ़ाना, ये भी इस साल का रहेगा। और जो रिपेयर है, रिपेयर वर्क भी हमने ले ली। कहीं जगह कल्वर्ट टूटी है, कहीं जगह 100 मीटर का नाला बनना है, ये नाले हम लोगों ने लिए हैं। और लगातार हम लोग अपने जो पार्षद हैं उनके साथ संवाद बनाते हुए लोकल परिस्थितियों को देख रहे हैं। हर जोन में एक जोनल अधिकारी बनाया गया है जो इन नालों को देखेगा जाके और डेली रिपोर्टिंग करेगा और इंश्योर करेगा कि सारे नाले साफ हों। सर, खेलो इंडिया का एक बड़ा आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या चीजें अभी तक लखनऊ नगर निगम की तरफ से व्यवस्थाएं की गई? हाँ, खेलो इंडिया का जो है, हम जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनको हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये इवेंट हो रही है वहाँ के अलावा पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पे हमारा फोकस है। जो वहाँ पानी की व्यवस्था करनी थी, जो हमारे ड्रेन्स की व्यवस्था करनी थी, जहाँ टॉयलेट्स की थी, वो सारी की सारी हम लोग सिंक में कर रहे हैं। डेली हमारी बात होती है, जितना भी उनका एडवर्टाइजमेंट था सबकी परमिशन हमने दे दी है और हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सीधे वर्क हो रहा है इसमें। बिल्कुल, धन्यवाद। ये है लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जो बता रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर हो, वहां पर भी हमारा काम लगातार चल रहा है। जहां टैक्स का सवाल है, हमने बिजली विभाग का डेटा लिया है, उस डेटा में 40% की कमी है जो अभी नगर निगम के पास जिनका टैक्स नहीं पहुंच रहा है, उनको भी हम इस दायरे में शामिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ जलकल विभाग के सीवर और जल टैक्स को भी हम एक साथ मर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जिसको शासन से अनुमति मिलने के बाद लागू किया जाएगा। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, सभी कर्मचारी समय पर आए, उसको लेकर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से, जहां पर अवैध मजार हटाने को लेकर के सीएम को पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि साहिबाबाद के बीजेपी विधायक की सीएम योगी को चिट्ठी दी गई है। राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास मजारों को हटाने की ये मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई है। आईटीएस और हिंडन रेलवे पुल के नीचे मजार हटाने की मांग ये की जा रही है और ये उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सुनील शर्मा का कहना है कि साजिश के तहत सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, तो अवैध मजार को हटाने की ये मांग की गई है और इसके लिए एक चिट्ठी भी भेजी गई है। मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी भेजी गई है सुनील शर्मा की तरफ से। राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर मजार से यातायात बाधित हो रहा है। मजार जिहाद के रूप में सोची समझी साजिश हो रही है, ऐसा कहना है सुनील शर्मा का। तो गाजियाबाद से ये खबर सामने है, जहां पर अवैध मजार हटाने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र भेजा गया है। साहिबाबाद के बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और इस चिट्ठी में राजनगर एक्सटेंशन चौराहे के पास मजारों को हटाने की मांग की है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती जुड़ गए। यादराम, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, इस अवैध मजार को हटाने के लिए सीधे तौर पर विधायक सुनील शर्मा की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री को। देखिए, साहिबाबाद इलाके में जो विधायक हैं बीजेपी के सुनील शर्मा, उन्होंने शासन को एक चिट्ठी लिखी है और इसमें लिखा गया है कि उनके क्षेत्र में कई मजार ऐसी हैं जो कि अवैध रूप से स्थापित की गए हैं, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत इन मजारों को स्थापित किया गया है। और एक अभियान और मिशन के तहत ये मजार ये दिखाती हैं कि जो लोग हैं
वो किस तरह से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं इन मजार के जरिए। इस पूरे मामले में जब पत्र सुनील शर्मा विधायक ने लिखा तो एक शहर में एक चर्चा का विषय बन गया और तमाम दलों के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं जो मजार का जो प्रशासन है, जो कमेटी है, उनका कहना है कि ये वक्फ की जमीन है और वक्फ की जमीन पर जो ठीक है यादव, हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बीजेपी के एमएलए हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, सुनील शर्मा। सुनील जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। नमस्कार सुनील जी, ये जानकारी मिली है कि आपने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें अवैध मजार हटाने की मांग आप कर रहे हैं। जी जी, आखिर कितनी ये मजारें हैं, कहां पर ये मजार है जिनकी जानकारी आपने इस पत्र के जरिए सीएम को दी? मैंने गाजियाबाद के अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 मजारों का उल्लेख किया है जी, जो यातायात को बाधित कर रही हैं। एक राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर फ्लाईओवर जहाँ उतरता है, बिल्कुल उसके मुहाने पे मजार बनी हुई है, पता नहीं किसने बनाई है। इसी प्रकार एक करेड़ा के आसपास बनी है। ये सब सरकारी जमीन पे कब्जा करके कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है और भविष्य में चल करके बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। और मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस प्रकार की मजारों पर रोक लगनी चाहिए जी, और जो बनी है उनको हटाया जाना चाहिए जी। लेकिन ये तो काफी सालों से वहां पर बनी होंगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है कि आखिर कितना टाइम हो गया? बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, कई सालों पुरानी नहीं है जी, ये चुपके चुपके लोगों ने बना दी है। हाँ। ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि बहुत पुरानी है जी। तो कार्रवाई की उम्मीद कब तक आप कर रहे हैं, कब तक कार्रवाई होगी इस पर? अब मैंने कल ही पत्र दिया है, सरकार संज्ञान में लेगी इसको, इस पर निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सुनील शर्मा जो कि साहिबाबाद से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को ये पत्र भेज दिया गया है और जो अवैध मजारें हैं वो ज्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही में ये मजारें अवैध जो जमीन है, जमीन पर कब्जा करके इन मजारों को बनाया गया है और इन मजारों को हटाने के लिए ये पत्र लिखा गया है, क्योंकि इन मजारों की वजह से कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।